नमस्कार। परख के आज के इस अंक में हम द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख के बारे में एक छोटी और आलोचनात्मक चर्चा करेंगे। इस लेख को अशोक ठाकुर और एस मंथा ने लिखा है, जो कि शिक्षा के मामलों से लगातार जुड़े रहे हैं, और इस लेख का शीर्षक है द चैलेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बात प्रस्तावित की गई है और अब जिसे लागू करने की कोशिश की जा रही है, वह यह है कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था की जाए विद्यार्थियों के लिए, और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की जाए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि एक विद्यार्थी के रूप में अगर आप एक विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करते हैं, तो आप बहुत तरह के कोर्सेज दूसरे विश्वविद्यालयों से भी कर सकते हैं, और वो कोर्स जो होंगे वो इंटरडिसिप्लिनरी भी होंगे। यानी कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे विषयों के कोर्सेज भी कर सकते हैं, और वहां से आपके पास कुछ क्रेडिट जमा होंगे और वही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के रूप में जाना जाएगा। और जब आपकी आखिरी डिग्री बनेगी तो उस डिग्री में इन सब चीजों को मिलाकर आपका एक पूरा परसेंटेज तय किया जाएगा कि एक निश्चित अवधि के दौरान आपने किस तरह का प्रदर्शन किया है। और जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात है, उसके पीछे मुख्य सोच यही है कि हमारे देश में कई कारणों से विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर विद्यार्थी एक निश्चित समय के बाद चाहे तो पढ़ाई छोड़ दें और उन्हें एक डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट जैसा दे दिया जाए, और अगर वो बाद में चाहें तो फिर से आकर वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। यह बहुत कुछ उसी तरीके से है जैसा कि कुछ वर्षों पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 ईयर प्रोग्राम को लागू किया गया था। अब वो पूरा कार्यक्रम नए सिरे से लागू करने की कोशिश की जा रही है। इन सब के पीछे जो मुख्य तर्क है वह यही है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हायर स्टडीज की जो पूरी व्यवस्था है, वो काफी हद तक एक स्ट्रक्चर्ड वे में चल रही है। एक ऐसी संरचना बनी हुई है जिससे बाहर निकलने का रास्ता विद्यार्थियों को नहीं दिखता है। या तो वो एक विषय को लेकर पुराने तरीके से उस विषय को पढ़ते रहें, या फिर अगर उनके सामने आर्थिक समस्याएं हैं तो और कोई विकल्प नहीं है, वो अपनी पढ़ाई को छोड़ दें, और उनके पास कोई पूरी डिग्री भी नहीं हो पाती है। अशोक ठाकुर और एस मंथा इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यह विचार जो है वह अपने आप में काफी अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो इसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन उनका कहना है कि इसे व्यवहारिक स्तर पर लागू करना मौजूदा समय में काफी मुश्किल है। और वो मुश्किल क्यों है? उनका यह कहना है कि अभी अगर कोई विद्यार्थी 12th क्लास के बाद आगे जाता है तो वो सीधे तौर पर यह फैसला नहीं कर पाएगा कि किन किन विषयों का जो कॉम्बिनेशन है, जो संयोजन है, उसे एक अच्छी डिग्री दिला सकता है या उसके लिए वो चीज फायदेमंद हो सकती है। वो ये कहते हैं कि जो क्रेडिट बैंक के जो एकेडमिक बैंक का जो क्रेडिट होगा उसकी गणना कैसे होगी, यह बात बिल्कुल साफ नहीं है। अगर एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराता है और फिर वो दूसरे कई विश्वविद्यालयों में कुछ कोर्सेज करता है, तो उन कोर्सेज में उसको जो क्रेडिट मिलेंगे उसकी गणना का आधार क्या होगा, उसको कैसे मेंटेन रखा जाएगा, इसके बारे में बिल्कुल साफ स्थिति नहीं है। और इन्हें संदेह है, जो लेखक हैं यानी कि अशोक ठाकुर और एस मंथा, उन्हें यह संदेह है कि मौजूदा समय में जो विश्वविद्यालय के प्रशासन की स्थिति है पूरे देश भर में, उसमें लाखों विद्यार्थियों के बारे में इस तरह की सूचनाएं सही तरीके से रह पाएंगी या उसको रखा जा सकेगा या विद्यार्थियों को सही तरीके से नतीजे दिए जा सकेंगे, इसकी संभावना बड़ी कम है। इसलिए वो एक संदेह जाहिर करते हैं कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसके भीतर जो नई शिक्षा नीति में ये जो 2 प्रस्ताव लाए गए हैं उन्हें लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा वो यह भी प्रश्न सामने रखते हैं कि जो लोग बीच में कुछ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की डिग्री लेकर निकल जाएंगे, उन्हें आखिर रोजगार किस तरीके से मिलेगा? क्या अगर उनके पास मिसाल के तौर पर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होगी तो क्या वे सरकारी नौकरियों में आवेदन कर पाएंगे? क्या वे ऐसे विद्यार्थियों के सामने टिक पाएंगे जिनके पास पूरी ग्रेजुएशन की डिग्री होगी? निश्चित रूप से इन प्रश्नों पर कोई स्पष्टता नहीं है, और अगर हम मौजूदा स्थिति में विचार करें तो इसका जवाब ना ही है कि उनकी स्थिति निश्चित रूप से निम्नतर होगी।
इसके अलावा जो लेखक हैं वो इस बात पर भी जोर देना चाह रहे हैं कि जो 50% क्रेडिट की बात कही गई है नई व्यवस्था में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में, वो 50% जो पोर्टल्स होते हैं स्वयं या दूसरे इस तरीके के सरकारी पोर्टल, उसके कोर्स के माध्यम से हासिल की जाएगी। और उनका स्तर कैसा है इसको तय करने का कोई वस्तुनिष्ठ तरीका नहीं है। और उनका यह भी प्रश्न है कि आखिर सरकार इसे अपने ही कुछ पोर्टल्स तक सीमित क्यों रखना चाह रही है, उसे विदेशी पोर्टल्स या निजी क्षेत्र के दूसरे पोर्टल्स को भी मौका देना चाहिए। तो ये एक उनकी चिंता है, वो इसे ज्यादा बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। उनकी एक चिंता यह भी है कि जिस तरीके से शिक्षा के बजट में लगातार गिरावट आई है, यूपीए के समय में वो 4.4% के आसपास थी और लगातार उसमें पिछले वर्षों में गिरावट आई है। इस बजट में भी पिछले बजट की तुलना में 6% शिक्षा का बजट कम हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की व्यवस्था के लिए बन पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है या ना के बराबर। लेखक इस बात पर जोर देते हैं आखिर में कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में इस योजना को लागू करने के बजाय जरूरत इस बात की है कि कुछ विश्वविद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसे लागू किया जाए। हालांकि अशोक ठाकुर और एस मंथा काफी महत्वपूर्ण बिंदु रखते हैं जो नई शिक्षा नीति की जो महत्वपूर्ण या विवादास्पद पहलू है उनके बारे में, लेकिन वो कुछ बुनियादी प्रश्नों को पर विचार नहीं करते हैं, उन्हें एक तरह से छोड़ देते हैं। यानी कि यह जो एक पूरी व्यवस्था लाने की कोशिश की जा रही है उसमें जो हमारे देश के भीतर असमानता है उस पर जरा भी विचार नहीं किया गया है। अगर ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके पास इंटरनेट या फोन या लैपटॉप जैसी सुविधाएं नहीं हैं, तो वो किस तरीके से ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसका फायदा उठा पाएंगे, या जो राज्य है, जो सरकार है, वो पूरी तरीके से अब इस बात से अपना पिंड छुड़ा रही है कि विद्यार्थियों को शिक्षा देना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वह वैधानिक रूप से यह कह रही है कि अगर कोई विद्यार्थी अपने आप को इस स्थिति में पाता है कि वो पूरी डिग्री हासिल नहीं कर सकता है, तो बीच में कोई सर्टिफिकेट लेके, कोई डिप्लोमा लेके निकल जाए, और जिंदगी में कभी उसे ऐसा लगे कि अब वो इस स्थिति में आ गया है कि अपने कोर्स को पूरा कर सकता है, तो फिर से आकर पढ़ाई कर ले। यह एक तरीके से राज्य द्वारा अपनी भूमिका से पीछे हटने की बात है। और इसके अलावा यह भी है कि जो अलग अलग तरह के पोर्टल्स हैं जिनके द्वारा कुछ क्रेडिट पॉइंट्स देने की बात कही जा रही है, वो भी या उनके प्रभाव को पर भी गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है या वीडियो के द्वारा जो पढ़ाई होती है वह अनुपूरक का काम कर सकती है, सप्लीमेंट्री रोल अदा कर सकती है, लेकिन उसके आधार पर डिग्री देना या किसी को ज्यादा या किसी को कम अंक देने का फैसला करना, शायद कोविड के दौर में ऐसा चीज स्वीकार कर लिया गया, ऑनलाइन क्लासेस लगातार चली, लेकिन इसे एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में अपना लेना सही नहीं लगता है। और इसके अलावा यह बहुत सारे शिक्षकों के लिए रोजगार की समस्या भी पैदा करेगा, क्योंकि जैसे जैसे चीजें ऑनलाइन होती जाएंगी और स्वयं जैसे पोर्टल्स को बढ़ावा दिया जाएगा, वैसे वैसे क्लासरूम टीचिंग के महत्व को भी कम किया जाएगा या उसको बहुत सीमित बना दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ ये महत्वपूर्ण सवाल भी हैं जिन पर ज्यादा गहराई से विचार करने की जरूरत है। हालांकि जिन लेखक की हमने बात की और जिस लेख की हमने बात की उसमें अशोक ठाकुर और एस मंथा दोनों ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के जो मुख्य बातें हैं उससे सहमत लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी पूरी तार्किकता पर भी और ज्यादा खुले रूप से बहस करने की जरूरत है। मुझे ये उम्मीद है कि आपको मैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के बारे में थोड़ी समझ दे पाया होऊंगा, और आप इस बात को समझ पाए होंगे कि अशोक ठाकुर और एस मंथा किस आधार पर इन दोनों की व्यवहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और वो किन प्रश्नों पर विचार नहीं कर रहे हैं। आगे हम फिर मिलेंगे और एक अन्य महत्वपूर्ण आलेख पर विचार करेंगे, आलोचनात्मक दृष्टि से उस लेख की कमियों को समझने और कुछ नए तर्कों को सामने लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।